हाँ तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे टेंस के बारे में। किसके बारे में? टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो टेंस क्या चीज होती है? टेंस है वह क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और इसका हमारे दैनिक जीवन के अंदर क्या उपयोग है। तो मैं आपको बता दूं कि टेंस जो है, जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं लिखते हैं तो पढ़ने से ज़्यादा लिखने के अंदर काम आता है। हमारा इंग्लिश के अंदर यदि आंसर राइटिंग करना हो तो हमें टेंस की आवश्यकता पड़ती है। चाहे हम कोई भी क्लास में पढ़ते हैं या हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी हमें इस टेंस की आवश्यकता पड़ती है। इसको ऊंचे से ऊंचे लेकर के एग्जाम के अंदर, ऊंचे से ऊंचे एग्जाम से लेकर छोटी से छोटी जो भी परीक्षा होती है उन सभी के अंदर टेंसों को पूछा जाता है। और आजकल सभी जो एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर नॉर्मल जो इंग्लिश है वो आती है। तो नॉर्मल इंग्लिश के अंदर टेंस को भी उपयोग में लिया जाता है। ये भी एक इंग्लिश ग्रामर का भाग है और इसे पढ़ने बहुत ज़रूरी है। यदि हमें टेंस नहीं आता तो हम इंग्लिश को सही उच्चारण नहीं कर पाएंगे, सही रूप से हम इंग्लिश का अनुवाद भी नहीं कर पाएंगे। इंग्लिश को किस तरह जानना है, इंग्लिश पढ़ने में, इंग्लिश लिखने में, हर चीज़ के अंदर देखा जाए तो टेंस की बहुत बड़ी भूमिका निभाई जाती है, बहुत बड़ी भूमिका होती है इसकी। तो आज हम पढ़ेंगे टेंस को विस्तार से कि टेंस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और हमारे जीवन में उपयोगी है, तो इसको हम अच्छे से सीखेंगे। चलो हम आज पढ़ते हैं टेंस के बारे में। टेंस जो है, टेंस को कहते हैं काल। काल यानी कि समय। टेंस का हिंदी अर्थ यदि देखा जाए तो वो एक रूप से कह सकते हैं, हम इसको समय कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? समय। समय जैसे वर्तमान समय, जो बीत गया वो भूतकाल का समय और जो आने वाला है वो भविष्य का समय है। तो इन भविष्य को, भूतकाल को और वर्तमान को जिस चीज के द्वारा दर्शाया जाता है वो होता है टेंस। उसे हम इंग्लिश में टेंस कहते हैं। तो टेंस जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। पास्ट, पास्ट का मतलब होता है भूतकाल, जो बीत गया, जो चीजें हो चुकी है वो हो गया पास्ट टेंस, भूतकाल के अंदर चला गया। प्रेजेंट जो अभी चल रहा है वर्तमान में, और फ्यूचर जो आने वाला है। यानी कि जो भी काम हम करेंगे यानी कि आने वाले समय में जो भी काम करेंगे वो आएगा फ्यूचर में। जो काम अभी हम कर रहे हैं वह है प्रेजेंट, वर्तमान काल, और जो हमने पहले कर लिया वो आएगा पास्ट में। यानी कि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, हिंदी के अंदर इनको तीनों को टेंस है। और पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ये इंग्लिश के अंदर बोले जाते हैं। तो पास्ट का मतलब होता है भूतकाल। क्या मतलब होता है? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भविष्य काल, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। जो टेंस होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। अब जो मुख्य रूप से टेंस तो 3 प्रकार के होते हैं। अब जो यही टेंस है ये अपने अंदर और 4 भागों के अंदर विभाजित होते हैं, बंटे हुए होते हैं। तो वे कौन से हैं? जिसको हम कहते हैं इनडेफिनेट। पहला होता है इनडेफिनेट, जिसे हम सिंपल भी कह सकते हैं। पास्ट इंडेफिनेट या पास्ट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल, फ्यूचर इंडेफिनेट या फ्यूचर सिंपल। दूसरा होता है कंटिन्यूस। कंटिन्यूस,
कंटिन्यूस का मतलब होता है जारी रखना, कोई चीज को जारी रखना, लगातार चल रही है, जारी है, तो वो कंटिन्यूस के अंदर। इनडेफिनेट का मतलब एक होता है अनिश्चित, सिंपल, साधारण, जिसके अंदर हमें समय की पता नहीं होता कि काम तो चल रहा है लेकिन कब चल रहा है, उसके बारे में, समय के बारे में ज्ञात नहीं होता, वो होता है इनडेफिनेट के अंदर आता है। कंटिन्यूस के अंदर जो चीज़ चल रही है, चल रही थी या चलेगी, तो वो कंटिन्यूस के अंदर होता है। कंटिन्यूस का मतलब लगातार काम जारी है। परफेक्ट, तीसरा होता है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है कि कोई काम हाल फिलहाल में कंप्लीट हुआ है, हुआ था या होगा, तो वो टेंस के अकॉर्डिंग चलेंगे तो उसके अनुसार उसका उच्चारण आ जाएगा। चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस, इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस, ये चार भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? चार। इन चारों भागों के आधार पर इन आगे वाले दोनों टेंसों को भी बांटा गया है। चार भाग इसके, चार इसके और चार इसके। इस प्रकार ये हो गए 12 टेंस, और इन सभी में ये चार चार भाग होते हैं और इन्हीं के आधार पर टेंस को पढ़ा जाता है। टेंस के अंदर जो वाक्य बनते हैं वो इन्हीं के आधार पर बनते हैं। इसी से हम पता लगाएंगे कि जो टेंस है वो किस प्रकार का है, कैसा है, काम चल रहा है, नहीं चल रहा है, हुआ था, नहीं हुआ था या आगे होगा, वो इन्हीं के आधार पर पता चलेगा। तो आज हम इस टेंस को पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण टेंस है। इसको कई जगहों पर पूछा जाता है, प्रत्येक एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है और सबसे जो बड़ा है वो प्रेजेंट टेंस है। बाकी वाले छोटे टेंस है, लेकिन इसकी जो भूमिका है वो बहुत बड़ी है। इसको बहुत जगह के ऊपर उपयोग किया जाता है। तो आज हम पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है? वर्तमान काल। इसके हम यदि हिंदी के अंदर वाक्य बनाएं तो वाक्य बनाने के लिए हमें एक सूत्र की आवश्यकता होती है। सूत्र जो है उस सूत्र के आधार पर हम वाक्य बनाएंगे। लेकिन जब हम वाक्य बनाएंगे तो उन वाक्य के अंदर सिर्फ और सिर्फ सूत्र के आधार पर ही नहीं, उसके अंदर एक चीज आती है वर्ब। वर्ब चाहिए होती है, वर्ब याद करनी बहुत जरूरी है। तो वर्ब जो है उसकी 3 है 4 फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। ये चारों फॉर्म में आपको याद करनी पड़ेगी। जैसे गो की फॉर्म है तो गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, थर्ड फॉर्म है गोन और फोर्थ फॉर्म है गोइंग। तो ये जो फॉर्म में है वर्ब की, इन वर्ब को आपको याद करना पड़ेगा। जितनी ज़्यादा आपको वर्ब याद होगी उतने ही ज़्यादा आपको अच्छे से टेंस आएंगे। टेंस आपको उतने ही अच्छे से तब आएंगे जब आपको ये वर्ब याद होंगी। तो आपके इंग्लिश राइटिंग होती है उसमें आपकी समस्या नहीं आएगी, आसानी से आप उसको लिख पाएंगे। और इंग्लिश है बोलने में भी समस्या नहीं आएगी। इंग्लिश बोलने के लिए भी टेंस की आवश्यकता पड़ती है। तो वर्ब याद होगी तो हमारे लिए इंग्लिश है वो बहुत आसान हो जाएगी, लिखना पढ़ना सब कुछ। तो आज हम देखेंगे इसका सूत्र। पहले सूत्र, पैटर्न।
तो इसका जो सूत्र है वो क्या है? इसका सूत्र है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका ये सूत्र है। अब इसका दूसरा सूत्र होता है प्लूरल का, वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। तो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस का हम ये भाग देख रहे हैं सिंपल। कौन सा देख रहे हैं? सिंपल, जिसे हम इनडेफिनेट भी कहते हैं। तो सिंपल जो है वो हम पढ़ रहे हैं। तो उसमें ये है सिंगुलर का और ये है प्लूरल का। इसमें हमने सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसको हम और साधारण करके देखें तो ये सिंगुलर का ऐसे लिख सकते हैं हम, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S या ES प्लस ऑब्जेक्ट। क्योंकि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करेंगे वो S या ES ही करेंगे। और जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। नकारात्मक वाक्य बढ़ाएंगे जिसके अंदर किसी चीज के लिए मना किया जाता है, तो मना करने वाला वाक्य बढ़ाएंगे तो बनेगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस V1 प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैं जो V1 लिख रहा हूं ये क्या है? ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैंने पहले आपको बताया था कि गो, वेंट, गॉन। तो गो जो क्या है, गो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वेंट उसकी सेकंड फॉर्म है और गॉन उसकी थर्ड फॉर्म है। तो जहां V1 लिखा हुआ मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इतना आपको पता होना चाहिए। तो इस सूत्र के आधार पर हम टेंस के वाक्य बनाते हैं। जैसे मैं आपको एक वाक्य बनाता हूं, राम खेलता है। क्या? राम खेलता है। इसकी मैं एक और बात आपको बता दूं कि इसके पीछे आया है ता है। ता है, ती है, ते है, ता हूं, ये सब क्या है? इसके हिंदी वाक्य की पहचान है। हिंदी में जब हम पढ़ते हैं तो इसके पीछे ता है, ती है, ते है, तू है, इस प्रकार के यदि वाक्य आते हैं, इस प्रकार के यदि शब्द इनके पीछे से आते हैं तो समझ लेना कि वाक्य जो है वो प्रेजेंट इनडेफिनेट का है या प्रेजेंट सिंपल का है। तो राम खेलता है, तो इसमें ये ऑब्जेक्ट नहीं, तो कैसे लिखेंगे? राम प्लेज। राम प्लेज यानी कि राम खेलता है। अब मैं एक और वाक्य बनाऊं, मोहन क्रिकेट खेलता है। मोहन क्रिकेट खेलता है, तो कैसे बनेगा? मोहन। अब इसमें जो मोहन है वो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, काम को करने वाला जो होता है वो होता है कर्ता। तो कर्ता है वो है मोहन। फिर आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलना,
तो वर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया। इसमें क्रिया क्या है? क्रिया खेलना है, तो आ जाएगी क्रिया प्ले, प्लेज क्रिकेट। मोहन प्लेज क्रिकेट, मोहन क्रिकेट खेलता है। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो आ गया क्रिकेट, कर्म आ गया, तो इसमें आ गया क्रिकेट। मोहन प्लेज क्रिकेट, इन मोहन क्रिकेट खेलता है। तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसका हम एक वाक्य बना देते हैं नेगेटिव। इसका जो है हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब नकारात्मक। अब ये डू कहाँ आता है और डज कहाँ आता है? नेगेटिव के अंदर हमें ये भी पता लगाना पड़ेगा कि कहाँ पर हम डज लगाएं और कहाँ पर हम डू लगाएं। तो डू आता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। किसके साथ में? प्लूरल। तो मैं आपको पहले सब्जेक्ट लिखा देता हूं कि प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट हैं दे, आई, वी, यू और कोई दो से अधिक नाम, दो या दो से अधिक नाम। दो है या दो से अधिक नाम हैं तो वो आएंगे प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, सी, इट और कोई एक नाम। एक नंबर का मतलब, एक का मतलब कोई एक ही होना चाहिए। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन और प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। तो ये बहुवचन सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन सब्जेक्ट है। तो जो प्लूरल सब्जेक्ट हैं इनके साथ में तो प्रयोग होता है डू, हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू आएगा। और ये जो सिंगुलर सब्जेक्ट है इनके साथ में हमेशा डज आएगा। इतना ध्यान रखना है। तो ही जो है, ही का अर्थ होता है वह और सी का मतलब होता है वह। ही आता है पुरुष के लिए और सी आता है महिला के लिए, फीमेल के लिए। ये आएगा पुल्लिंग के लिए और ये आएगा स्त्रीलिंग के लिए। और ये आ जाएगा जो भी वस्तुएं होती है निर्जीव चीजें उनके लिए। दे यानी कि वे, आई, मैं, वी, हम, यू, तुम, ये सब बहुवचन हैं। तो हम बनाते हैं वाक्य, वह नहीं खेलता है। तो कैसे बनेगा? ही, खेलता है, पीछे आया है ता है, ता है आया मतलब कौन है? पुल्लिंग है, किसी लड़के की बात आ रही है। यदि यहीं आ जाता कि वह नहीं खेलती है तो क्या हो जाता? स्त्रीलिंग हो जाता। तो हम यहाँ पे ही न लगा करके सी लगाते, लेकिन यहाँ पे क्या आया है? ता आया है, मतलब कोई लड़के की बात हो रही है
तो हम यहाँ पे इसको ही का उपयोग करेंगे, ही। अब बताओ ही क्या है? ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या आएगा? डज आएगा। ये लो लगा दिया डज, डज आ गया। इसमें बताया गया नहीं खेलता है। क्या खेलता है? नहीं खेलता है। तो वह खेलता नहीं है, मना कर रहा है। मना कर रहा है इसका मतलब नेगेटिव सेंटेंस है, और नेगेटिव सेंटेंस के अंदर नॉट आएगा साथ में, तो डज के साथ में और क्या लगाएंगे? नॉट। डज नॉट प्लस, तो यहाँ प्लस नहीं लगाएंगे, या ही डज नॉट, वह नहीं खेलता है, ही डज नॉट प्ले, ही डज नॉट प्ले, वह नहीं खेलता है। इस प्रकार ये वाक्य बनेगा। तो इसी प्रकार आपको ये आगे वाले सब्जेक्ट जोड़ करके और बनाना है। दूसरा जो है वो बनेगा, वह नहीं खेलता, ये बन गया। एक हम बना देते प्लूरल का, वे नहीं पढ़ते हैं, वे नहीं पढ़ते हैं। तो वे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दे। अब दे क्या है? दे प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है, तो इसके आगे आएगा डू। दे डू नॉट, दे डू नॉट रीड, रीड, दे डू नॉट रीड, वे नहीं पढ़ते हैं। दे डू नॉट रीड, वे नहीं पढ़ते हैं, दे डू नॉट रीड। अब डू नॉट को हम शॉर्ट के अंदर कैसे बोले? डू नॉट, डज नॉट, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं डजंट। क्या बोलते हैं? डजंट। ये डजंट, सॉरी यहाँ एन आएगा, डजंट। और डोंट, DONT, डोंट, डजंट, डोंट। डजंट और डोंट। ही डजंट प्ले, दे डू नॉट प्ले। अब देखो, अब यहां कहोगे आप कि आपने पीछे जो वाक्य बनाए थे उसमें तो यहाँ प्ले के साथ में एस लगाया था, यहाँ एस क्यों नहीं लगाया? क्योंकि जो यहाँ एस है, यहाँ एस या ये जो भी आता है वो इस डू के साथ में लगा हुआ है, ES इसके साथ में लगा दिया गया था, इसलिए यहाँ पे इस वर्ब के साथ में एस या ES नहीं लगता है। तो ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। हाँ, तो आपने इसको लिख लिया होगा। तो प्रेजेंट सिंपल के अंदर हमने पढ़ा था एक साधारण वाक्य सिंपल, जैसे राम खेलता है, मोहन दौड़ता है या मोहन जाता है, तो वो हो गए अफर्मेटिव सेंटेंस। कैसे हो गए? अफर्मेटिव। दूसरा हमने पढ़ा था नेगेटिव। अब एक और वाक्य पढ़ते थे हम इंटेरोगेटिव। कौन सा? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक। यानी कि प्रश्न पूछना, प्रश्न पूछना। प्रश्न पूछने कैसे पूछेंगे? क्या राम खेलता है? तो इसमें कैसे आएगा? इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आएगी।
हेल्पिंग वर्ब क्या थी? डू या डज, ये हेल्पिंग वर्ब थी, ये पहले आएगी, डू आएगा या डज आएगा। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये जो है इसका सूत्र है। क्या राम खेलता है, तो इसमें क्या को दर्शाने के लिए राम क्या है, पहले सब्जेक्ट देखना। राम क्या है? राम एक व्यक्ति का नाम है। कितने व्यक्ति का नाम है? एक व्यक्ति का नाम है। एक व्यक्ति का नाम है, इसका मतलब राम क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहां पे हम इस डज का प्रयोग करेंगे। डज राम डज राम प्ले, क्या राम खेलता है, ये प्रश्न हो गया। तो इसका जो आंसर दिया जाता है वो यस और नो में दिया जाता है। जैसे यहां पूछ ले जाए कि डज राम प्ले, तो यस या नो, इस प्रकार इसका आंसर दिया जाता है। और एक बात का ध्यान रखना कि इस वाक्य के अंदर हम जब भी किसी भी व्यक्ति का नाम लिखते हैं तो उस नाम का प्रथम अक्षर हमेशा बड़ा लिखना। चाहे कहीं पर भी कोई भी पैराग्राफ लिख रहे हो, चाहे कुछ भी लिख रहे हैं, किसी व्यक्ति का नाम आ गया मतलब उसका प्रथम अक्षर हमेशा बड़ा ही आएगा। तो ये हो गया इंटेरोगेटिव। दूसरा होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक नकारात्मक। प्रश्न भी पूछ रहा है और मना भी कर रहा है, प्रश्न भी पूछ रहा है और मना भी कर रहा है। तो कैसे कर रहा है मना? देखते हैं कि क्या मोहन नहीं पढ़ता है? क्या मोहन नहीं पढ़ता है? क्या मोहन नहीं पढ़ता है? अब इस प्रश्न भी पूछा है कि मोहन, क्या मोहन पढ़ता है, ऐसे प्रश्न पूछ सकता है। और क्या मोहन नहीं पढ़ता है, इसमें जो नहीं शब्द देख के इस वाक्य को क्या बना दिया? नेगेटिव बना दिया। तो इसको बनाएंगे कि मोहन है वो एक वचन करता है। मोहन एक व्यक्ति का नाम है, तो मोहन एक वचन है तो क्या लगेगा? डज लगेगा। डज, फिर लगेगा सब्जेक्ट मोहन। अब आएगा नॉट। अब देखो यदि इसमें नेगेटिव बनाना हो तो इसका सूत्र आएगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो डज हेल्पिंग वर्ब आ गया डज, फिर मोहन, फिर नॉट, फिर रीड। डज मोहन नॉट रीड? डज मोहन नॉट रीड, क्या मोहन नहीं पढ़ता है? तो ये हो गया इसका इंटेरोगेटिव। हमने पढ़ा अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इस प्रकार के वाक्य हमने पढ़े प्रेजेंट के अंदर। प्रेजेंट सिंपल में किसमें पढ़े? प्रेजेंट सिंपल में। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। हाँ, तो कर लिया होगा। आगे का हम पढ़ेंगे कल। मैंने आपको पहले बताया था कि जो प्रेजेंट टेंस है वह बहुत ही बड़ा टेंस है, तो इसको हम छोटे छोटे रूप में पढ़ेंगे। छोटे छोटे रूप में पढ़ेंगे तो ये हमें समझ में अच्छे से आएगा। आज हमने प्रेजेंट सिंपल पढ़ लिया, कल हम प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ेंगे, फिर परफेक्ट पढ़ेंगे, फिर परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ेंगे। इस प्रकार ही हम इसको अलग अलग भागों में रोजाना एक एक वीडियो के द्वारा पढ़ेंगे तो ये आसानी से समझ में आएगा। यदि एक साथ हम सारा पढ़ लेंगे तो दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा और ये समझ में नहीं आएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। तो आज आपको इतना पढ़ना है
और इसके अंदर आपको आगे वाक्य भी बनाने हैं। अपनी तरफ से वाक्य बनाने की कोशिश करोगे, खुद से यदि प्रयास करोगे तो आप सीख जाओगे। इन सूत्रों के माध्यम से आपको वर्ब याद करनी है, फिर इन सूत्र के माध्यम से आपको नए नए सेंटेंस बनाने हैं, तो आपको अच्छे से इंग्लिश आएगी, आप इंग्लिश सीखोगे। लेकिन उसके लिए आपको खुद की प्रैक्टिस चाहिए। वीडियो देखने के बाद आपको इसकी खुद की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो।